ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसकी सारी जरूरतें उसकी पहुंच से बाहर थी, लेकिन एक दिन उसके जीवन में एक ऐसा दोस्त आता है जिसके दिए सुझाव से उसका जीवन पूरी तरीके से बदल जाता है। इस कहानी की शुरुआत में हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो अपने बेटे के पास पूरे 30 साल बाद फोन करती है। इस बूढ़ी औरत का बेटा एक जाना माना फिल्म डायरेक्टर है जिसका नाम है सेल्वाडोर टिविटा। दरअसल ये पिछले 30 सालों से अपने होम टाउन वापस लौट के कभी नहीं गया। ये कॉल सेल्वाडोर की गर्लफ्रेंड रिसीव करती है। सेल्वाडोर की माँ उसकी गर्लफ्रेंड से कहती है कि जब सेल्वाडोर घर आए तो उससे कहना कि अल्फ्रेडो अब इस दुनिया में नहीं रहा। रात को जब सेल्वाडोर उसके घर लौटता है तो उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि आज तुम्हारी मॉम का कॉल आया था और वो बता रही थी कि किसी अल्फ्रेडो नाम के आदमी की मौत हो चुकी है। ये सुनने के बाद सेल्वाडोर बहुत दुखी हो जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड उससे पूछती है कि आखिर ये अल्फ्रेडो है कौन। सेल्वाडोर अपनी गर्लफ्रेंड की बातों का कोई जवाब नहीं देता और वो करवटों पे करवटें बदलता रहता है, पर उसे पूरी रात नींद नहीं आती। यहीं से ये कहानी अपने फ्लैशबैक में चली जाती है जब सेल्वाडोर बच्चा हुआ करता था और उसका पेट नेम टोटो हुआ करता था। ये यादें तब की होती है जब टोटो मात्र 8 साल का छोटा सा बच्चा होता है। ये सिसिली में अपनी छोटी बहन और अपनी माँ के साथ रहता है। अभी हाल ही में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था और इस वर्ल्ड वॉर में टोटो के पिता भी शहीद हो गए थे। टोटो के घर की सारी जिम्मेदारी अब उसके माँ के ऊपर है। टोटो एक बड़ा ही समझदार बच्चा है जो कि स्कूल जाता है और स्कूल खत्म होने के बाद चर्च के फादर का उनके काम में उनका हाथ बटाता है। इस चर्च के फादर के पास एक और जिम्मेदारी है। वो इस टाउन के इकलौते सिनेमा हॉल में जाते हैं और कोई भी पिक्चर लगने से पहले उस पिक्चर को ये अकेले बैठ के देखते हैं ताकि उस पिक्चर के सभी आपत्तिजनक सीनों को डिलीट करवा सके। फादर का ऐसा मानना है कि फिल्में समाज का आईना होती है और इन सभी सीन्स की वजह से समाज पे गलत असर पड़ सकता है। इसीलिए वो किसी भी पिक्चर की प्रीमियर पे फादर टाउन के किसी भी नागरिक के फिल्म को देखने से पहले खुद उस फिल्म को पूरा बैठ के देखते हैं और उस फिल्म में कोई भी बोल्ड सीन आते ही घंटी बजा के उस सिनेमा हॉल के प्रोजेक्शनिस्ट जिसका नाम अल्फ्रेडो है उससे वो सीन डिलीट करवा देते हैं। फादर के पीछे पीछे टोटो भी सिनेमा घर के अंदर आता है और वो पिक्चर को देखता है। उसे पिक्चरों से बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है, लेकिन वो ये बात किसी को बता नहीं सकता। लेकिन जब उस टाउन के आम नागरिक उस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा हॉल के अंदर आते हैं तो फिल्म के अंदर कोई भी बोल्ड सीन ना होने की वजह से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होते हैं और बोर भी। अगले दिन ही छोटा टोटो उस प्रोजेक्टर ऑपरेटर अल्फ्रेडो के पास जाता है। उस टाइम पे अल्फ्रेडो उस पिक्चर से सभी उन बोल्ड सीन्स को डिलीट कर रहा होता है। छोटा टोटो अल्फ्रेडो से कहता है कि मैं इन सभी कटी हुई रील्स को अपने पास रख सकता हूँ क्योंकि आप वैसे भी इन सभी रील्स को फेंकने वाले हैं। जिसके बाद अल्फ्रेडो टोटो को वहाँ से जाने के लिए कहता है। टोटो वहाँ से घर आ जाता है। हम देखते हैं कि टोटो सिनेमा हॉल से कुछ रील्स के टुकड़े अपने साथ लेकर आया है जिसके अंदर वो सभी सीन्स होते हैं। वो उन सीन्स को लैंप के सहारे देख रहा होता है। अगले दिन टोटो वापस से फिल्म देखने जाता है। इस बार वो अपने दोस्तों को भी अपने साथ ले गया था। टोटो और उसके दोस्त इस फिल्म को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, लेकिन टाउन के बाकी बड़े लोग उस फिल्म को एंजॉय नहीं करते क्योंकि उस फिल्म के अंदर से सारे बोल्ड सीन्स डिलीट कर दिए गए थे। जब वो उस फिल्म को देख के उस सिनेमा हॉल से बाहर निकलता है तो उसकी माँ उसके सामने खड़ी होती है। यहाँ पे उसकी माँ बहुत गुस्से में होती है। उन्होंने टोटो को कुछ पैसे दे के घर का सामान लाने के लिए भेजा था, लेकिन टोटो उन पैसों से फिल्म देख चुका है जिसकी वजह से उसकी माँ उसे वहीं पे पीटना चालू कर देती है। अल्फ्रेडो जब टोटो को पीटता हुआ देखता है तो वो भी भागता हुआ उसके पास जाता है और कारण पता लगने पे वो टोटो की माँ को टिकट के पैसे वापस कर देता है। दरअसल बात ऐसी थी कि अल्फ्रेडो को छोटे टोटो पे दया आ जाती है, इसीलिए वो टिकट के पैसे वापस लौटा देता है। हम अगले दिन देखते हैं कि टोटो फादर के साथ चर्च जा रहा होता है, लेकिन इतने में ही उसके बगल से साइकिल पे अल्फ्रेडो गुजरता है। अल्फ्रेडो को जाता हुआ देखने के बाद नन्हा टोटो अपने पैर में चोट लगने का बहाना बना देता है। अल्फ्रेडो इस बात को समझ जाता है और वो अपनी साइकिल पे उसे लिफ्ट दे देता है। रास्ते में टोटो अल्फ्रेडो से कहता है कि क्यों ना तुम मुझसे दोस्ती कर लो। इसके ऊपर अल्फ्रेडो जवाब देते हुए कहता है कि तुम बहुत ज्यादा छोटे हो और दोस्ती करने के हिसाब से मेरी उम्र कुछ ज्यादा ही बड़ी है। अल्फ्रेडो टोटो को उसके घर लेकर आता है। टोटो के घर पे आग लगी हुई थी जिसे उसकी माँ बुझा रही होती है। अल्फ्रेडो जब वहाँ पे आग लगे हुए बॉक्स को देखता है तो वो पाता है कि उसके अंदर वही सारी कटी हुई रील्स है जो एक दिन टोटो उससे मांग रहा था। अल्फ्रेडो समझ जाता है कि टोटो बिना उसकी नजरों में आए वहाँ से कुछ रील्स को उठाकर घर ले आया है। टोटो की माँ बहुत ज्यादा नाराज होती है और वो टोटो को बहुत मारती है क्योंकि उन्हीं रील्स के बीच टोटो के पिता की इकलौती तस्वीर भी रखी हुई थी जो कि आग के हवाले हो गई थी। अब टोटो की माँ के पास उसके पिता की आखिरी निशानी के तौर पे और कुछ नहीं बचा था। टोटो की माँ अल्फ्रेडो से भी गुस्सा होती है और उससे कहती है कि तुम मेरे बेटे को खुद से और अपने सिनेमा घर से दूर रखो क्योंकि आज कहीं न कहीं इस लगी हुई आग के पीछे टोटो की माँ
अल्फ्रेडो को भी जिम्मेदार समझती है। अगले दिन टोटो वापस से स्कूल खत्म होने के बाद अपने दोस्तों के साथ उसी सिनेमा घर में जाता है। वो पूरी पिक्चर को बैठ के एंजॉय करता है क्योंकि उसे पिक्चरों से अलग ही तरीके का लगाव हो चुका है। मूवी खत्म होने के बाद वो अल्फ्रेडो से प्रोजेक्शन रूम में आने की डिमांड करता है, लेकिन अल्फ्रेडो मना कर देता है क्योंकि उसने टोटो की माँ से वादा किया है। टोटो को अल्फ्रेडो की ये ना सुन के बहुत ज्यादा निराशा होती है। इतने में ही उसकी नजर अल्फ्रेडो की वाइफ पे पड़ती है जो अल्फ्रेडो के लिए लंच लेके प्रोजेक्शन रूम में जा रही होती है। टोटो अल्फ्रेडो की वाइफ से वो लंच ले लेता है और वो लंच लेके अल्फ्रेडो के पास प्रोजेक्शन रूम में चला जाता है। और प्रोजेक्शन रूम में जाने के बाद अल्फ्रेडो से वो झूठ बोलता है कि उसकी वाइफ ने ये लंच लेके टोटो को ऊपर भेजा है। अल्फ्रेडो को ये सारी बात समझ में आ जाती है। अल्फ्रेडो मुस्कुराता है और साथ ही उसे टोटो की मासूमियत पे बहुत ज्यादा दया भी आती है। उसके बाद अल्फ्रेडो प्यार से छोटे टोटो को वहाँ पे बिठाता है और उससे कहता है, मैं प्रोजेक्शनिस्ट के तौर पे उस समय से काम कर रहा हूँ जब मेरी उम्र महज 10 साल थी। इस बात पे टोटो कहता है कि मैं भी आप जैसा बनना चाहता हूँ, लेकिन अल्फ्रेडो उससे कहता है कि तुम मेरी तरह बिल्कुल मत बनना क्योंकि ये काम उतना अच्छा नहीं है। इस काम में ना तो एक भी छुट्टी मिलती है और ना ही तुम एक भी फेस्टिवल एंजॉय कर पाओगे। मुझे तो ठीक से ये भी याद नहीं कि मैंने अपने परिवार के साथ आखिरी फेस्टिवल कब एंजॉय किया था। और ये कहने के बाद अल्फ्रेडो कुछ देर के लिए प्रोजेक्शन रूम से बाहर चला जाता है। अल्फ्रेडो के प्रोजेक्शन रूम में ना होने का फायदा उठाते हुए टोटो उस प्रोजेक्टर को छेड़ने लगता है, जिससे कुछ देर के लिए प्रोजेक्टर का प्रोजेक्शन रुक जाता है। प्रोजेक्शन रूम में हुई गड़बड़ को देख के अल्फ्रेडो जल्दी से प्रोजेक्शन रूम के अंदर आता है और वो टोटो को प्रोजेक्शन रूम से बाहर कर देता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से किसी दिन मेरी नौकरी भी चली जाएगी। अगले दिन हम देखते हैं कि टोटो अपनी क्लास में बैठ के अपना एग्जाम लिख रहा होता है। इतने में ही उस क्लास के अंदर प्रिंसिपल आते हैं और एक अनाउंसमेंट करते हैं कि कुछ मिडिल एज के लोग आप लोगों के साथ बैठ के अपना एग्जाम देंगे जो कि किसी कारणवश बचपन में अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए थे। इसके बाद ही कुछ मिडिल एज लोग उस क्लास के अंदर एंटर करते हैं। उन्हीं मिडिल एज लोगों के बीच में एक अल्फ्रेडो भी था। अब अल्फ्रेडो भी एग्जाम लिखने के लिए अपनी जगह पे बैठ जाता है, लेकिन उसे एग्जाम में आए किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था। वो अपने पास बैठे एक छोटे बच्चे से उसका आंसर पूछता है, लेकिन वो छोटा बच्चा अल्फ्रेडो को कोई भी आंसर बताने से मना कर देता है। जिसके बाद अल्फ्रेडो की मदद उससे थोड़ी दूर ही बैठा छोटा टोटो करता है, वो भी एक शर्त पे कि वो उसे प्रोजेक्टर चलाना सिखाएगा। इसके बाद ही हम दोनों को प्रोजेक्शन रूम के अंदर देखते हैं जहाँ पे अल्फ्रेडो टोटो को प्रोजेक्टर चलाना सिखा रहा होता है। छोटा टोटो बड़े ही ध्यान से प्रोजेक्टर को चलाना सीखता है और हर एक बारीकी का ध्यान भी रखता है। अब एक दिन इस सिनेमा घर में बहुत ही बड़ी पिक्चर लॉन्च होती है, जिसकी वजह से इस सिनेमा घर के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। अल्फ्रेडो कई लोगों को सिनेमा घर से बाहर निकाल देता है क्योंकि सिनेमा घर के अंदर जगह बहुत कम थी, लेकिन वहाँ पे आए सारे लोग उस पिक्चर को देखना चाहते हैं, इसीलिए वो सिनेमा घर से कहीं नहीं जाते। वो सिनेमा घर के बाहर की तरफ खड़े हो जाते हैं। उन सभी लोगों को सिनेमा हॉल के बाहर खड़ा देख के अल्फ्रेडो अब एक तरकीब लगाता है। वो प्रोजेक्टर के प्रोजेक्शन को किसी तरह से सिनेमा घर के बाहरी दीवार पे फ्लैश करता है। इससे सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और ज्यादा लोग उस सिनेमा को एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन अल्फ्रेडो के ऐसा करने से प्रोजेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा लोड पड़ता है, जिसकी वजह से वो प्रोजेक्टर हीट होने के बाद आग पकड़ लेता है। इससे सिनेमा घर के अंदर आग लग जाती है और सिनेमा घर में बैठे लोगों के अंदर अफरा तफरी मच जाती है और सब लोग अपनी जान बचा के उस सिनेमा घर से बाहर भागते हैं। लेकिन इसी आग के बीच अल्फ्रेडो उसी प्रोजेक्शन रूम के अंदर फंस जाता है, जिसे बचाने के लिए नन्हा टोटो प्रोजेक्शन रूम के अंदर जाता है और उसे कैसे भी खींच के बाहरी सीढ़ी तक लेकर आता है और उसकी जान बचा लेता है। अब इस घटना के बाद ये सिनेमा घर पूरी तरीके से जल के बर्बाद हो चुका है। अगली सुबह इस जले हुए सिनेमा घर के सामने एक भीड़ खड़ी होती है। उसी भीड़ के अंदर इस सिनेमा घर का मालिक भी होता है। वो इस सिनेमा घर की हालत देख के इसे सस्ते दामों में ही बेच देता है, जिसे वहीं पे खड़ा एक इन्वेस्टर खरीद लेता है। उस इन्वेस्टर के साथ चर्च के फादर भी शामिल होते हैं, यानी कि अब इस सिनेमा घर में फादर का भी हिस्सा होता है। वो सिनेमा घर वापस से बन के तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे फिल्में लगना भी जल्द ही चालू हो जाएंगी, लेकिन इनके पास सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि इनके पास कोई प्रोजेक्शनिस्ट नहीं होता, क्योंकि अल्फ्रेडो अभी भी हॉस्पिटल में है। लेकिन चर्च के फादर को ये पता होता है कि टोटो को प्रोजेक्टर चलाना अच्छी तरीके से आता है, इसीलिए उस सिनेमा घर में प्रोजेक्शनिस्ट की नौकरी छोटे टोटो को दे दी जाती है। छोटा टोटो भी इस नौकरी को पाकर बहुत खुश होता है और वो अपना काम बहुत ही ईमानदारी और मेहनत के साथ करता है। अब पिक्चरों से किसी भी प्रकार के बोल्ड कंटेंट को मॉडरेट करके नहीं निकाला जाता था, क्योंकि ऐसा करने से पिक्चरों को देखने वाले लोगों की रुचि कम हो जाती थी और सिनेमा घर में पिक्चर को देखने के लिए ज्यादा भीड़ नहीं आती थी। लेकिन इस बार इस सिनेमा घर में फादर की भी हिस्सेदारी है, इसीलिए वो नहीं चाहते कि सिनेमा घर के अंदर पिक्चर देखने वाले लोग कम आए, जिससे सिनेमा घर की कमाई पे कोई भी फर्क पड़े। इसी बीच अल्फ्रेडो भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद टोटो से मिलने के लिए प्रोजेक्शन
प्रोजेक्शन रूम में आता है। टोटो उसे देख के बहुत ज्यादा खुश होता है। वो अल्फ्रेडो के जाके गले से लग जाता है। हालांकि अल्फ्रेडो कभी भी ऐसा नहीं चाहता था कि टोटो एक प्रोजेक्शनिस्ट बने। वो हमेशा से चाहता था कि टोटो एक बड़ा आदमी बने और कुछ बड़ा काम करे, लेकिन अब इसमें क्या कर सकते हैं, शायद ये उसकी नियति है। उस अप्रिय घटना के बाद से अल्फ्रेडो की दोनों आंखें जा चुकी है। अब वो देख नहीं सकता। धीरे धीरे समय बीतता रहता है। अब छोटा टोटो बड़ा हो चुका है। अब टोटो की स्कूल की पढ़ाई खत्म हो चुकी है। अब वो कॉलेज में है। अल्फ्रेडो अभी भी टोटो से मिलने के लिए उसके प्रोजेक्शन रूम में आता है। टोटो को फिल्में बनाने का बहुत शौक है, इसीलिए उसके पास एक छोटा सा कैमरा भी है। वो आसपास की चीजों को रिकॉर्ड करता है। लेकिन एक दिन ऐसे ही रिकॉर्डिंग के टाइम उसकी नजर एक लड़की पे पड़ती है जिसका नाम एलिना है। एलिना भी उसी के कॉलेज में पढ़ती है। वो एलिना को पहली ही नजर में अपना दिल दे बैठता है, लेकिन एलिना उससे कोई भी बात नहीं करती। वो ये बात आके अल्फ्रेडो से बताता है। अल्फ्रेडो टोटो से कहता है कि तुम अब तक हजारों पिक्चरें देख चुके हो, तुम एलिना को अपनी दिल की बात बताने के लिए कोई फिल्मी तरीका क्यों नहीं इस्तेमाल करते। और वो दोनों आपस में एक फिल्म की स्टोरी डिस्कस करके हंसने लगते हैं। अगली सुबह टोटो एलिना को वापस से देखता है। वो दौड़ के एलिना के पास जाता है, लेकिन आज भी वो एलिना से अपने दिल की बात नहीं बता पाता। ये बात वो वापस आके अल्फ्रेडो को बताता है, जिस पे अल्फ्रेडो एक मूवी का सीन बताते हुए टोटो से कहता है कि क्या तुमने वो पिक्चर नहीं देखी जिसके अंदर हीरो हीरोइन की खिड़की के बाहर 100 दिनों तक खड़ा रहता है, जिसके बाद वो लड़की उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। तुम्हें भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। अगले दिन हम देखते हैं कि टोटो और अल्फ्रेडो एक चर्च के अंदर बैठे हुए हैं, जहाँ पे एलिना भी आई हुई है। एलिना कन्फेस करने के लिए कन्फेशन बॉक्स के बाहर जाने वाली होती है। इतने में ही अल्फ्रेडो चर्च के फादर को अपने पास बुला के अपनी बातों में उलझा लेता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए टोटो कन्फेशन बॉक्स के अंदर जाके बैठ जाता है और वो एलिना से अपनी दिल की बात कहता है। एलिना टोटो से कहती है कि मैं तुम्हें पसंद तो करती हूँ, लेकिन मैं अभी रिलेशनशिप में आने के लिए तैयार नहीं हूँ। इतने में ही टोटो को अल्फ्रेडो की बात याद आ जाती है और वो एलिना से कहता है कि मैं हमेशा काम के बाद तुम्हारी विंडो के बाहर खड़ा रहूंगा। अगर तुम्हें जब भी ऐसा लगे कि तुम मेरे प्यार को अपनाने के लिए तैयार हो तो तुम अपने विंडो के दरवाजे को खोल देना। अब इसके बाद से हर रोज टोटो अपना काम खत्म करने के बाद एलिना के विंडो के बाहर खड़ा रहता है। टोटो को ऐसा करते करते हफ्ते, महीने और महीने करते करते साल होने को आया है। हालांकि एलिना भी विंडो से हर रोज टोटो को देखती है, लेकिन आज तक उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो विंडो के दरवाजे को खोल के अपने प्यार का इजहार कर सके। अब 1 साल से भी ज्यादा का टाइम गुजर जाने के बाद टोटो इस बात को मान लेता है कि एलिना उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब टोटो अपने प्रोजेक्शन रूम चला जाता है। अब वो एलिना के विंडो के बाहर खड़ा होना छोड़ चुका है। इस समय वो अपने बस काम पे फोकस करता है, लेकिन तब भी उसे एलिना की याद आती है। एक दिन खुद ही एलिना उसके प्रोजेक्शन रूम चली जाती है और वो उससे कहती है कि अब वो भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर चुकी है। अब एलिना और टोटो दोनों एक साथ ज्यादा टाइम एक्सपेंड करने लगते हैं। इन दोनों का प्यार आपस में बहुत ज्यादा गहरा हो चुका है और एक दिन एलिना के पिता उन दोनों को एक साथ टाइम एक्सपेंड करते हुए देख लेते हैं और ये बात उनको जरा सी भी पसंद नहीं आती। एलिना के पिता एक बहुत ही अमीर बैंकर है। वो टोटो के पास आते हैं और कहते हैं तुम्हारी हैसियत मेरी बेटी से बात करने और उससे शादी करने की नहीं है, इसीलिए तुम मेरी बेटी से दूर रहना। अब टोटो एलिना से नहीं मिलता और साथ ही अपनी कंपलसरी मिलिट्री सर्विस को सर्व करने के लिए मिलिट्री भी ज्वाइन कर लेता है। दरअसल इस देश का एक रूल है कि यहाँ पे रहने वाले हर एक नौजवान को मिलिट्री में कुछ सालों के लिए सर्व करना कंपलसरी है। टोटो मिलिट्री कैंप से भी हमेशा एलिना के नाम खत लिखता है, लेकिन टोटो के लिखे सारे खत वापस आ जाते हैं क्योंकि एलिना जिस घर में और जिस शहर में रहती थी अब वो उस घर और शहर को छोड़ के कहीं और जा चुकी है और एलिना अब कहाँ चली गई इसके बारे में टोटो को कोई भी जानकारी नहीं है। इसके बाद जल्द ही टोटो हमेशा के लिए अपने शहर लौट आता है और वो शहर आते ही सबसे पहले अल्फ्रेडो से मिलने के लिए जाता है। इन दिनों अल्फ्रेडो की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। वो अपने घर से बाहर कहीं नहीं जाता, लेकिन टोटो उसे अपने साथ बाहर घूमने के लिए लेके जाता है और वो उससे कहता है कि मैंने एलिना को ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन एलिना मुझे कहीं नहीं मिली। अल्फ्रेडो टोटो से कहता है कि यही जीवन का नियम है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम जिस चीज को जीवन में चाहे वो हमें मिल जाए। वो कहता है कि टोटो एक बार जरा तुम खुद को देखो और इस शहर को देखो। ये शहर तुम्हारे और तुम्हारे सपनों के लिए छोटा है। तुम इस शहर से बाहर चले जाओ और कभी भी वापस लौट के मत आना। ना तुम अपने कभी अतीत को याद करना और ना ही अतीत से जुड़े किसी को भी। और अब वो दिन आ जाता है कि टोटो हमेशा के लिए अपने टाउन को अलविदा कहने वाला था। टोटो जब अल्फ्रेडो से मिलता है तो दोनों के आंखों में आंसू होते हैं। टोटो और अल्फ्रेडो ने अब तक इतना समय एक साथ बिताया था कि वो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र बन चुके थे, इसीलिए दोनों इस आखिरी मिलन से काफी ज्यादा भावुक थे। टोटो अपने प्यारे दोस्त अल्फ्रेडो को हमेशा के लिए अलविदा कह के अपने टाउन को छोड़ आता है। कहानी अब वापस से प्रेजेंट में आ जाती
जाती है। टोटो यानी कि सैल्वाडोर टिविटा, जो कि अब बहुत जाना माना फिल्म डायरेक्टर है, वो वापस से 30 सालों के बाद अपने टाउन लौटता है। टाउन आते समय उसकी 30 साल पुरानी यादें वापस से ताजा हो रही थी। सैल्वाडोर का पूरा बचपन इसी जगह पे बीता था। वो टाउन आते ही सबसे पहले अल्फ्रेडो की वाइफ से मिलने जाता है। अल्फ्रेडो की वाइफ उससे बताती है कि वो मरते समय भी तुम्हारे बारे में ही बात करते थे, और साथ ही वो उससे ये भी बताती है कि अब तक तुमने जितनी भी फिल्में डायरेक्ट की है वो उन फिल्मों को बार बार देखते थे और तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा गर्व महसूस करते थे। वो सैल्वाडोर को एक रील देती है जो कि एक पूरा रोल था। उसके बाद सैल्वाडोर उस रील को लेके उसी सिनेमा घर की तरफ निकल जाता है जहाँ पे अल्फ्रेडो और वो दोनों मिल के प्रोजेक्शनिस्ट का काम किया करते थे। सैल्वाडोर जब उस सिनेमा हॉल को देखता है तो वो पाता है कि वो सिनेमा हॉल बहुत ही ज्यादा जर्जर हालत में है, और उसको ये बात समझ में आ जाती है कि अल्फ्रेडो उससे इस टाउन को छोड़ के बाहर जाने की बात क्यों कहता था। वो क्यों नहीं चाहता था कि सैल्वाडोर पूरी जिंदगी एक प्रोजेक्शनिस्ट के तौर पे काम करे, क्योंकि अगर आज भी वो एक प्रोजेक्शनिस्ट के तौर पे काम करता तो उसके इस जीवन में कुछ कर पाने और बन पाने की चाहत भी इसी सिनेमा हॉल की तरह खत्म हो जाती। उसके बाद वो प्रोजेक्टर रूम में जाता है। वहाँ पे जाने के बाद उसे एक पुरानी रील मिलती है जिसे वो घर अपने साथ लाता है और उसे प्ले करके देखता है। उसके अंदर एलिना की वीडियोस थी जिनको वो अपने कॉलेज टाइम पे रिकॉर्ड किया करता था। लेकिन अब सैल्वाडोर एलिना से प्यार नहीं करता। सैल्वाडोर के दोस्त अल्फ्रेडो ने एक बात अच्छी कही थी कि समय हमेशा बदल जाता है, और अब समय बदल चुका है। वो समय अलग था जब वो एलिना से प्यार किया करता था। इसके बाद सैल्वाडोर अपने घर आ जाता है। अपनी माँ के साथ बैठ कर टाइम एक्सपेंड कर रहा होता है। सैल्वाडोर की माँ उससे कहती है कि तुम हमेशा के लिए अपने घर लौट आओ, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि उसने अपने दोस्त अल्फ्रेडो से ये वादा किया था कि वो इस शहर में लौट के वापस कभी नहीं आएगा। इसके बाद वो अल्फ्रेडो के फ्यूनरल पे जाता है। वहाँ जाके वो देखता है कि वहाँ पे काफी सारे लोग आए हैं। वहाँ पे आए लोगों की भीड़ में वही सारे चेहरे शामिल थे जिन्होंने कभी सैल्वाडोर को एक प्रोजेक्शनिस्ट का काम सौंपा था। अगर आज सैल्वाडोर इस शहर में होता तो वो भी इसी भीड़ का एक हिस्सा होता। अगले दिन सैल्वाडोर वहीं वापस लौट जाता है जहाँ से वो आया था। वहाँ जाने के बाद वो उस रील को प्ले करता है जो अल्फ्रेडो उसके लिए छोड़ के गया था। उस रील के अंदर वही सारे सीन्स थे जो कभी फादर अल्फ्रेडो से कटवा दिया करते थे। ये सारे वही सीन्स थे जिनको मांगने के लिए कभी छोटा टोटो अल्फ्रेडो के प्रोजेक्शन रूम में गया था। लेकिन तब अल्फ्रेडो ने वो सीन्स भले ही टोटो को नहीं दिए थे, लेकिन आज उसने अपने एक कामयाब दोस्त के लिए उन सभी रील्स को कंबाइन करके एक बड़े से रोल में बदल दिया है। सैल्वाडोर जब इस रील को देख रहा होता है तो उसका दिल भावनाओं से और आंखें आंसुओं से भर जाती है, क्योंकि उसे पता है कि उसने अपने पूरे जीवन में क्या पाया। उसने अपने बुरे समय में एक ऐसा साथी पाया जो उसके बुरे समय में उसके साथ रहा। भले ही वो उसके अच्छे समय में नहीं था, लेकिन वो उसके अच्छे समय के लिए था। इसी के साथ ये दिल को छू जाने वाली कहानी यहीं पे खत्म होती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी।